Hi everyone. Today I am going to discuss some objective question of thermal engineering asked in SSC JEE exam. आज मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें जो एसएससी जेई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं फर्स्ट अभी सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग लिया हूँ जिसमें जो भी थर्मल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आए हैं अब तक ऑब्जेक्टिव इसमें एसएससी जेई के एग्जाम में, अभी मैं उसका फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक कंसेप्ट जो थर्मोडायनेमिक्स का है उसका यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उसको यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से सीरीज को देखिएगा। मैं यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थियोरेटिकल पोर्शन हो, उसको समझाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको डिटेल भी दूंगा जिससे कि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो उसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर जिसका आंसर नहीं आएगा आप उसका आंसर यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं एग्जाम में उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या डिफाइन करता है। तो आप लोगों को पता होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है। जब कोई बॉडी ए और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम है बॉडी सी के, तो बॉडी ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब टेम्परेचर से बात हम लोग करते हैं, तो टेम्परेचर को ही ये डिफाइन करता है। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी में आप लोग पढ़े होंगे, अगर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा थर्मिस्टर यूज़ करते हैं, सेकंड थर्मोकपल यूज़ करते हैं, थर्ड हमारा आइडियल गैस का जो थर्मोमीटर है वो भी यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग वहाँ पर पढ़े होंगे। तो एक टर्म यहाँ पर आता है थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी। तो थर्मोमेट्री, तो आपको बताना है कि जो थर्मोकपल हम लोग यूज़ करते हैं, थर्मोकपल, तो थर्मोकपल जो यूज़ करते हैं तो थर्मोकपल में हम लोग कौन सा थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग वहाँ पर टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर जीरोथ लॉ में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर पढ़े होंगे तो, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या अगर क्वेश्चन आपका नहीं आपको का समझ में आया होगा या फिर नहीं आता होगा तो आप लोग वो वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर राइट आंसर आपको फिर कमेंट करके बता दूंगा। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा टेम्परेचर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन नाइदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इट इज देन कॉल्ड। जब ना ही मास और ना ही एनर्जी क्रॉस करे बाउंड्री को तब उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, तो ओपन सिस्टम में क्या आप लोगों ने देखा होगा, मास क्रॉस करता है। यहाँ पर मैं मास लिख देता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा सा अगर नहीं आता होगा तो क्लियर हो जाएगा। ओपन सिस्टम में मास क्रॉस करता है और एनर्जी भी क्रॉस करती है। क्लोज सिस्टम में मास क्रॉस नहीं करता है, एनर्जी क्रॉस करती है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मास ना ही एनर्जी क्रॉस करती है। तो इस क्वेश्चन में यही बोला है कि ना ही मास क्रॉस करे और ना ही एनर्जी क्रॉस करे तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो आप लोग कमेंट में ओपन सिस्टम का एक एग्जाम्पल दीजिए कि ओपन सिस्टम का कोई एक एग्जाम्पल जो आपको आता होगा उसका कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं। द टर्म एनटीपी स्टैंड्स फॉर, तो एनटीपी किसके लिए स्टैंड करता है या क्या उसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आप लोगों ने केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में या फिर 12th में, तो वहाँ पर आप लोगों को मिला होगा 11th 12th में। एनटीपी जो स्टैंड करता है वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए स्टैंड करता है। एक और टर्म होता है एसटीपी, एसटीपी जो स्टैंड करता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए स्टैंड करता है। तो इसको ध्यान रखना है, ये दोनों टर्म को ध्यान रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी के लिए और एसटीपी के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो मास से इंडिपेंडेंट होता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, इंटेंसिव बोलते हैं। और जो मास पे डिपेंड करता है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करते हैं। मतलब मास अगर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वैल्यू उस प्रॉपर्टी का ज़्यादा हो सकता है, अगर मास कम लेंगे तो मास कम हो सकता है। मतलब मास पर डिपेंड करता है, मास घटाएंगे तो घट सकता है, मास बढ़ाएंगे तो बढ़ सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो बोल रहा है कि इस वाले जो ऑप्शन है इसमें कौन सा है, इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप लोगों को पता होगा टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये होगा नहीं, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये भी नहीं होगा, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एंथैल्पी जो होता है वो
मास पे डिपेंडेंट होता है, मतलब मास के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो बहुत लोग डेंसिटी में भी कन्फ्यूजन हो सकता है, बट डेंसिटी जो होता है वो हमेशा हम लोग यूनिट वॉल्यूम पे बात करते हैं। तो किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग एक सिस्टम लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और हर एक पॉइंट पे किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट को उठाते हैं, तो उसका डेंसिटी जो होता है वो हमेशा सेम ही होता है, वो चेंज नहीं होगा। चाहे हम बड़ा वॉल्यूम लें, चाहे बड़ा हम स्पेस को वहाँ बड़ा एरिया को कवर करें या छोटा एरिया को कवर करें, वहाँ पर जो हम लोग को डेंसिटी मिलने वाला है वो उतना ही मिलने वाला है। तो वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। डेंसिटी जो होता है वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म। आइस और वाटर का मिक्सचर जो होता है वो फॉर्म होता है, वो देख लेते हैं। तो जब भी आइस और वाटर दो फेज को आपस में मिक्स करते हैं तो वो हमारा एक हेट्रोजीनियस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तो क्लोज सिस्टम नहीं होगा, ओपन सिस्टम भी नहीं होगा और आइसोलेटेड सिस्टम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम होगा, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। According to which law all perfect gases change in volume by 1 by 273rd of their original volume at 0 degree for every 1 degree change in temperature when pressure remains constant। तो बोल रहा है कि जब हम लोग 0 से 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करेंगे और प्रेशर अगर वहाँ पर कांस्टेंट रख देंगे, तब उसका जो वॉल्यूम जो चेंज होगा वो 1 बाई 273 या 273 पार्ट जो होगा उस वॉल्यूम का चेंज हो जाएगा। तो ये आपको इससे भी क्लियर हो जाएगा, जब भी प्रेशर कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है और अगर ऊपर का स्टेटमेंट आपको ध्यान में नहीं भी है, तो प्रेशर जब भी कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। आइडियल गैस लॉ से, तो उस केस में यहाँ पर जो ये लॉ होता है वो चार्ल्स लॉ होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स लॉ। वैसे आप स्टेटमेंट चाहे तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, जब भी 0 से 1 डिग्री आपका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो होता है 1 बाई 273 पार्ट जो होता है उस वॉल्यूम का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बात आती है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ भी ध्यान में आपको रखना है। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। गैलुसिक लॉ जो होता है प्रेशर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के। तो ऑप्शन नंबर इसका इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न्स द वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज। जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस कर रहे हैं और वो प्रोसेस जब रिटर्न होकर फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। बोल रहा है कि इस सीक्वेंस को हम लोग फिर क्या बोलते हैं। तो आपको पता होगा, आपको ध्यान में होगा, इस सीक्वेंस को जब नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, हम लोगों ने नंबर ऑफ प्रोसेस किया और फिर वो प्रोसेस रिटर्न होकर फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ गया, तो इस नंबर ऑफ प्रोसेस जो हुआ यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, तो टोटल को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। थर्मोडाइनमिक साइकिल है ये। डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल आपका नाम आपको पता होगा, जैसे कि कार्नोट साइकिल हो गया, रैंकाइन साइकिल हो गया, ब्रेटन साइकिल हो गया, जूल साइकिल हो गया। तो वो सब सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस है जहाँ पर फाइनल और इनिशियल पॉइंट जो होता है वो सेम पॉइंट पर आकर एंड होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्मोडाइनमिक साइकिल। उसको हम लोग थर्मोडाइनमिक साइकिल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है ये पूछ रहा है। तो जब भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब जीरो केल्विन के यहाँ पर बारे में बात कर रहा है, जीरो केल्विन के बारे में बात कर रहा है, तो जब भी जीरो केल्विन के बारे में बात कर रहा है तो वहाँ पर आपको पता होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जो वेलोसिटी होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर अगर हमारा जीरो हो गया तो वेलोसिटी उस मॉलिक्यूल का जीरो हो जाएगा। जब भी वेलोसिटी मॉलिक्यूल का जीरो हो जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गया। तो यहाँ पर जब भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है कि जब भी कोई भी गैस का अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तब वहाँ पर उस गैस का काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिड्यूसेस टू जीरो, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, According to Gay-Lussac law for perfect gases, the absolute pressure of given mass varies directly as। तो आपको Gay-Lussac law आपको ऑलरेडी बताया था कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है टेम्परेचर के। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लोग देख लेंगे कि क्या राइट स्टेटमेंट होगा। तो बोल रहा था एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। तो
सिर्फ टेम्परेचर होगा या एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। तो ये राइट स्टेटमेंट है कि गैलेस्विक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ मास है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन को भी पढ़ लेना है हमें, ये नहीं करना है गलती कि फर्स्ट ऑप्शन को ही देखे टेम्परेचर हम लोग को मार लेंगे। थोड़ा सा नीचे भी देख लेंगे, फर्स्ट टेम्परेचर बोला है, सेकंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला है, थर्ड हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है गैलेस्विक लॉ में कांस्टेंट होता है, तभी हमारा प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर आर मार्क्ड ऑन अ टेम्परेचर स्केल पी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है पी टेम्परेचर स्केल कोई है, कोई सभी टेम्परेचर स्केल पी लिए हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर स्केल केल्विन है, सेल्सियस है, टेम्परेचर स्केल फ़ारेनहाइट है। उसी हिसाब से यहाँ पर एक न्यू टेम्परेचर स्केल पी लिया गया जिसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है 130 डिग्री पी है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है -20 डिग्री पी रिस्पेक्टिवली है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन दिस स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल। बोल रहा है कि इस स्केल में अगर 60 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा रीडिंग एक्चुअल में है, तो अगर पी वाले स्केल में जो नया स्केल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या रीडिंग होगा 60 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे कि हम लोगों को पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वहाँ पर पी वाले स्केल में -20 डिग्री पी यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। उसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग पॉइंट है सेल्सियस में 100 डिग्री पर, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है 130 डिग्री पी आ रहा है। तो उसी तरह से बोल रहा है कि अगर 60 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस केस में कितना पी यहाँ पर होगा, ये हम लोग को निकालना है। कितना पी होगा वो हम लोग को निकालना है। तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला बोल लो आप या शॉर्टकट मेथड बोल दो। यहाँ पर क्या होता है टी माइनस टी आई, टी आई जो है वो हमारा आइस पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट बोल लो, टी एस माइनस टी आई। टी एस क्या है, ये हमारा स्टीम पॉइंट है या फिर इसको बोल दो बॉइलिंग पॉइंट है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है और ये हमारा आइस पॉइंट है। तो आइस पॉइंट आप लोग को है इसके इक्वल टू होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है, कुछ वैल्यू के बराबर होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक तरफ हम लोग सेल्सियस का टर्म पुट कर देंगे और एक तरफ फिर इसी को उधर हम लोग यहाँ पर पी वाला टर्म में पुट करेंगे, जो हमारा पी के टर्म में निकालना है उसका टर्म में पुट करेंगे। अब आपको दिखाता हूँ करके, टी माइनस टी आई डिवाइडेड बाई टी एस माइनस टी आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले सेल्सियस वाला टर्म पुट करते हैं, तो टी यहाँ पर जो होगा वो 60 जिस पे हम लोग को निकालना है वो हो जाएगा 60 माइनस टी आई, तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। टी आई मतलब आइस पॉइंट, सेल्सियस में आइस पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री पर होता है। टी एस मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में 100 डिग्री पर होता है, आपको ऑलरेडी पता है। और फिर यहाँ पर टी आई 0 डिग्री पर है तो 0 डिग्री पर होगा। अब उसी तरह से अब पी वाले टर्म में हम लोग बात करेंगे, तो टी हम लोगों को कैलकुलेट करना है माइनस टी आई जो है पी वाले टर्म में, मतलब पी स्केल पे टी आई आपको बताया था अभी फ्रीजिंग पॉइंट -20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर -20 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ डिग्री पी है यहाँ पर, तो पी के टर्म में हम लोग बात करेंगे। और फिर यहाँ पर नीचे में हम लोग को टी एस पुट करना है, टी एस का वैल्यू आपको अभी यहाँ पर बताया था मैं 130 पी दिया हुआ है, 130 डिग्री पी एक स्केल है तो 130 यहाँ पर पुट हो जाएगा, और प्लस माइनस था वहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस आपको फिर से वहाँ पर 20 हो जाएगा। तो ये हम लोग को कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6/10, यहाँ पर आ जाएगा t प्लस 20, यहाँ पर हो जाएगा 150, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट करेंगे इसको, यहाँ से मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 90 इक्वल टू टी प्लस 20 वहाँ पर है, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री पी। यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपको मेथड बता दिया हूँ, इसी टाइप से आप अपने नोट्स में सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर टी इज इक्वल टू 70 पी यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से कोई भी स्केल आपको देगा निकालने के लिए, चाहे फ़ारेनहाइट में निकालने बोल दे या फिर पी मान ले या एन मान ले या क्यू मान ले, कुछ भी मान ले, हम लोगों को दो वैल्यू यहाँ पर दिया रहेगा, एक बॉइलिंग पॉइंट का, एक आइस पॉइंट का, और सेल्सियस पे ही कोई और वैल्यू दिया रहेगा। उस गिवन पॉइंट पर हम लोग को कोई गिवन स्केल पे हम लोग को वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं।
इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू, बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, कोई भी गैस है, जितना भी गैसेस है उसका अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम लेंगे और इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करेंगे तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो भी इक्वल होगा, ऐसा होता है। तो ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप लोग ध्यान में रखिए, ये एवोगैड्रो लॉ है, वही हमें बताता है कि अगर वॉल्यूम हम लोग कोई भी गैस है, डिफरेंट गैसेस ले रहे हैं और सबका वॉल्यूम इक्वल ले रहे हैं और सबका टेम्परेचर भी इक्वल ले रहे हैं और प्रेशर भी इक्वल ले रहे हैं, तो वहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो भी इक्वल होगा, ये हम लोगों को एवोगैड्रो लॉ बताता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर पता नहीं है और अगर अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग 9th 10th में 11th 12th में, तो वहाँ भी आपको सेम चीज़ केमिस्ट्री में मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, और रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, तो ये स्टेटमेंट सही है, इक्विलिब्रियम स्टेट से कंटिन्यूअस सीरीज में ही पास करता है। लिव नो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग पे भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, जिस पाथ से वो गया था उसी पाथ से आता है वो, वहाँ पे कोई भी लॉसेस नहीं होते हैं, सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट्स ऑन द रिवर्स्ड पाथ एज ऑन द फॉरवर्ड पाथ, जैसे ही वो फॉरवर्ड पाथ में फॉलो किया था वो सेम वो रिवर्स पाथ में भी फॉलो करता है, सेम पाथ को फॉलो करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जनरली हम लोग को ये दो ऑप्शन तो याद रहता ही है कि वो रिवर्स पाथ भी उसी पाथ से फॉलो करता है जैसा कि वो फॉरवर्ड भी फॉलो कर रहा है और सराउंडिंग पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर जिसको ये स्टेटमेंट नहीं पता होगा तो इसको स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान में रखना है, मस्ट पास थ्रू अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब इक्विलिब्रियम कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, वहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट्स होता है, वहाँ से कंटिन्यूअस इक्विलिब्रियम स्टेट से वो क्रॉस करता है, पास करता है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज वन वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, वो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम, मास ऑफ सिस्टम पे वो डिपेंड करता है, सही बोल रहा है, जो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम उसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि अगर हम लोग मास कम लेंगे कोई भी मटेरियल का तो वो कम वॉल्यूम को कंज्यूम करेगा, मास ज़्यादा लेंगे तो वो ज़्यादा वॉल्यूम को कंज्यूम करेगा, तो वॉल्यूम जो होता है वो डिपेंड करता है मास पर, इसलिए मास वॉल्यूम जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वो मास ऑफ द डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है मास पर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज, जो सब्सटेंस है उसका टोटल हीट उसको हम लोग और क्या कहते हैं, तो इंटरनल एनर्जी तो हम लोग नहीं कहेंगे, एंट्रोपी भी नहीं कहेंगे, एंट्रोपी अलग चीज़ होती है, हीट कैपेसिटी भी नहीं कहेंगे, तो एंथैल्पी हम लोग कहते हैं। टोटल हीट को अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो वहाँ पर टोटल हीट जो होता है वो एंथैल्पी के बराबर हो जाता है, या आप लोग पढ़े होंगे टोटल हीट जो होता है वो हम लोग एम सी पी डी टी तो लिखते ही है, साथ में अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा तो वहाँ पर एंथैल्पी भी जो होता है वो एम सी पी डी टी होता है, तो सेम चीज़ होता है, वो हम लोग एंथैल्पी के बराबर ही हो जाता है टोटल हीट अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो यहाँ पर टोटल हीट को हम लोग एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं, सिस्टम विल बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ इट इज इन, कोई भी सिस्टम जो होगा वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा जब कंडीशन दिया हुआ है थर्मल इक्विलिब्रियम हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो और ऑल ऑफ एबव हो, तो यहाँ पर थर्मल भी चाहिए, मैकेनिकल भी चाहिए और केमिकल भी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक और चीज़ होता है फेज इक्विलिब्रियम, वहाँ भी कंपलसरी है बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिया है वो तीनों यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो ऑल ऑफ एबव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स आर, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस जो होता है वो क्या है, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, वो पाथ फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन है, तो पाथ फंक्शन तो होता नहीं है, पाथ फंक्शन सिर्फ वर्क और हीट होता है, वो पाथ पर डिपेंड करता है, इसलिए उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं, और ये सब जो होता है प्रेशर जो होता है, टेम्परेचर होता है, डेंसिटी होता है, ये सब पॉइंट फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, बिकॉज ये किसी भी पॉइंट पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये पॉइंट फंक्शन है, एक पॉइंट पे डिपेंड करता है, किसी भी पॉइंट पर हम लोग बात करें, पॉइंट 1 है तो यहाँ पर हम लोग प्रेशर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, कितना डेंसिटी है, तो वो हमारा एक पॉइंट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें से कौन सा है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो थर्मल कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं,
ये आप लोग को हीट ट्रांसफ़र में मिला होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी अगर सॉलिड मटेरियल है और उसी का अगर लिक्विड है तो सॉलिड का थर्मल जो कंडक्टिविटी होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे, जब भी वाटर आइस के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आइस का होगा, उसके बाद वाटर का होगा, उसके बाद जो होता है वाटर का होता है, उसके बाद फिर स्टीम का होता है। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड का होता है, फिर वाटर का होता है, फिर स्टीम का होता है। तो सबसे कम किसका होता है? थर्मल कंडक्टिविटी स्टीम का होता है। ये सीरीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस केस में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है सॉलिड आइस जो है उसका सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। कैलोरीज इज मेजर ऑफ, कैलोरी जो होता है वो किसका मेजर होता है? तो आपको हीट का ही मेजर होता है वो हमारा क्वांटिटी ऑफ हीट कैलोरी में, चाहे हम लोग बात कर लें चाहे हम लोग वहाँ पर जूल में बात कर लें, दोनों सेम चीज़ होता है, दोनों अलग अलग मेजरमेंट का यूनिट है। तो क्वांटिटी ऑफ हीट के बारे में कैलोरी बताता है। उसके बाद बोल रहा है ऑल गैसेस बिहेव आइडियली अंडर, जो भी गैसेस है बिहेव करता है, ऑल गैसेस बिहेव आइडियली, आइडियली बिहेव करेगा वो किस कंडीशन में बिहेव करता है? तो आप लोगों को पता होगा कोई भी गैस आइडियल गैस कब होता है, उसके लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट, टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए। इसी कंडीशन पे वो वहाँ पर इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं गैसेस गैसेस के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, वो काफ़ी कम होते हैं, इसलिए ये कंडीशन हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। लो प्रेशर कंडीशन में जो गैसेस जो होता है वो आइडियली बिहेव करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो आपको ऑलरेडी पता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मास पर डिपेंड करता है, तो एक्सटेंसिव नहीं है बोल रहा है। तो एंट्रोपी तो मास पर डिपेंड करता है, तो ये तो एक्सटेंसिव है। एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बिकॉज ये भी मास पर डिपेंड करता है, और इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो कौन सा नहीं बोल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि डेंसिटी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है तो मतलब डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर और डिटेल में आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, फिलहाल अभी अटैच नहीं है, कुछ दिनों में वो भी बनाकर जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एक पीडीएफ कंबाइन करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। कुछ अगर आपको अमाउंट डोनेट करना है इस चैनल के बेनिफिट के लिए, चैनल के इंप्रूवमेंट के लिए, आपको उसके लिए वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ paycon.in का, वहाँ पर क्लिक करके आप जो भी अमाउंट खुशी से देना चाहें आप दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पर भी पेज अपना बना हुआ है, वहाँ पर भी आप उसको लाइक करके वहाँ भी क्वेश्चन आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।